न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, उसकी क्या क्या उसके नुकसानात हैं और कौन कौन से फायदे हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज करवाती हैं इन्वायरमेंट में, वो हमने इसमें डिस्कस करना है। इसलिए इसके चैप्टर का नाम क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसकी डिफाइन क्या होगी, स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। पेज नंबर 130 पे देखो आप लोग, सबसे पहले डिफाइन लिखी हुई है, अंडरलाइन कर लो इसको। The branch of chemistry which deals with the study of chemicals and other pollutants in the environment is called environmental chemistry. 2 lines इसके डिफाइन है, अंडरलाइन कर लो जल्दी से। अब क्या है, इसके ह्यूमन एक्टिविटीज जो करवाती हैं, ठीक है, उससे क्या होते हैं, नुकसान भी होते हैं और फायदे भी इन्वायरमेंट में। अब असल में हम लोग इसको पढ़ते क्यों है इस चैप्टर को, यही देखने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बनाया, जिसमें वो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमंस जो हैं वो कैसे इस पे अफेक्ट्स काज करते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ डिफाइन करनी है, बाकी सारा रीड करना है। Environmental chemistry is a part of environmental education, the objective of which is to enlighten the people, particularly the students, about the importance of protection and conservation of our environment. उसकी हिफाजत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके मुतालिक हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। The need for this environmental education, both formal and non-formal, is keenly felt at the national level. नेशनल लेवल पर ये माना गया कि इसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। Since the start of the Industrial Revolution, human activities have played havoc with the atmosphere of the earth. जैसे ही इंडस्ट्रीज बन रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है इंडस्ट्रीज का बढ़ना, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज जैसे जैसे ज्यादा हो रही हैं तो उतनी गैसेज रिलीज होती हैं। कुछ गैसेज इंडस्ट्रीज कहाँ पे रिलीज करते हैं, ओशंस में, जिससे क्या अफेक्ट करते हैं, फिश वगैरह। उसके अलावा लैंड में भी इसका अफेक्ट जाता है, जिससे क्या अफेक्ट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। और एटमोसफेयर में जाएंगे तो एटमोसफेयर में जो बर्ड्स होंगे उन पे भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। द एग्जेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अब वो बता रहे हैं किस किस वजह से होता है। थर्ड पैराग्राफ, द गैसेज विच आर रिलीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो काज हो रही है एनवायरनमेंट में वो किस वजह से है, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। फॉसिल फ्यूल्स का मैंने बताया था क्या होता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ। ये हमारी अर्थ है और इसके नीचे जो है प्लांट्स जो डेड हो गए थे और एनिमल्स वो क्या गए, जमीन के नीचे हो जाते हैं ना, उनके जो बचा होता है वो कहाँ पे चला जाता है, ट्रैश, नीचे जमीन के। अब उसको निकाला जाता है डिफरेंट डिवाइसेस से। जब उसको निकालते हैं तो इंडस्ट्रीज में लेकर जाते हैं। इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें बनती हैं डेड प्लांट और एनिमल से, कोयला बनता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोल। पेट्रोल बनता है जिसे पेट्रोलियम, और कोल, पेट्रोलियम और डिफरेंट गैसेस बनेंगी। द गैसेज विच आर रिलीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कौन कौन सी हैं, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम, हैव पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। इन्होंने क्या किया है, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट किया है इन चीजों ने। जिन इंडस्ट्रीज में कोयला, पेट्रोल और गैस बन रही है उन्होंने क्या किया है, नुकसान दिया है इन्वायरमेंट को गैसेस रिलीज करके। उसके अलावा किन किन चीजों ने दिया, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर किसको कहते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स बनती है, खादें जो हम लोग पौधों को देते हैं यहाँ फसलों में, ठीक है, उनकी ग्रोथ को ज्यादा करने के लिए। तो जहाँ पे फर्टिलाइजर बनती है उन इंडस्ट्रीज में भी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं जो कि हार्मफुल हैं इन्वायरमेंट के लिए। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स कौन से होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की स्प्रे होती है। तो ये किस लिए की जाती है, ताकि इंसेक्ट्स ना आए प्लांट्स पे और क्रॉप्स को डैमेज ना कर सके। इसलिए कौन कौन सी स्प्रे होती है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, फसलें वगैरह जो उगाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। हैज प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बीइंग। द सिचुएशन इज टर्निंग सीरियस फॉर एवरी पासिंग डे एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट टू द एटमॉस्फेयर। ये दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए इसको रोकने के लिए स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है ताकि वो इस तरह से हार्मफुल कुछ भी काज ना करें, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना है।
कि एटमॉस्फेयर जो है वो असल में बनी कैसे है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर गैस है। हमारे इर्द गिर्द जो भी है उसे क्या कहेंगे हम? एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है वो एक ब्लैंकेट से कवर है। ये अर्थ है हमारे पास, इसके ऊपर जितना भी है ये क्या चीज है? एटमॉस्फेयर। अब हमने पढ़ना है कि एटमॉस्फेयर असल में किन किन चीजों से बनी है। सबसे पहले होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये गैसेस हैं तो ये आप लोगों ने याद करनी है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है 78%। उसके बाद होती है ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे 21%, आर्गोन 0.934, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04। नोबल गैसेस होती हैं जो कि 1 होगी, सिर्फ 1% नोबल गैसेस है। और वाटर वेपर्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। वाटर वेपर्स किसको कहेंगे हम लोग? जो हवा में जो नमी होती है वो कभी होगी और कभी नहीं होती, ठीक है। जैसे जब गर्मी ज्यादा होती है तो नमी ज्यादा होती है, ठीक है, और सर्दियां आती हैं तो कम हो जाती है। इसलिए उन्होंने लिखा है वेरीज डिपेंडिंग अपॉन ह्यूमिडिटी। वेरीज का मतलब होता है चेंज होना। वेरिएबल, वेरीज एक ही। वेरिएबल का मतलब क्या है? चेंज। आप लोग लिख लो इसके ऊपर, अगर वेरीज आए तो उसका मतलब भी चेंज होता है, वेरिएबल का भी। अब पेज नंबर 130 से आप लोगों ने सिर्फ डिफाइन करनी है और सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ इसका क्वेश्चन लिखो आप लोग। हाँ, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। सेकंड पैराग्राफ इसका आंसर है। पहले वाला क्या थी? डिफाइन है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के डिफाइन, उसका निशान लगाना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ये पूरा पैराग्राफ। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन 1 डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये खुद भी लिख लो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसकी डिफाइन लिखी हुई है पहली लाइन में, अर्थ इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सी गैसेस होती हैं, लेयर्स, इसलिए जिसने अर्थ को कवर किया हुआ है तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? एटमॉस्फेयर। थर्ड क्वेश्चन बन रहा है डिफाइन एटमॉस्फेयर। अब वो कह रहे हैं हवा हमारी किसका? एटमॉस्फेयर का फर्स्ट 2 लाइंस गैसेस तक, सेकंड लाइन हाफ है डिफाइन एटमॉस्फेयर। आगे है एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ एंड फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड। एयर की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, हवा किस लिए जरूरी है? जो जानदार जमीन पे रह रहे हैं उनके लिए, उसके अलावा जानवरों के लिए सांस लेने के लिए, और पौधों के लिए उनके खाने के लिए। तो हवा बहुत जरूरी है। इट कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन एनी अदर गैसेस। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी है। मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन, और उसकी वैल्यू क्या है? 78%। सेकंड पैराग्राफ है कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, हेडिंग 2। यहां से क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें आप लोगों ने ये टेबल लिखना है। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने टेबल लिखना है, ठीक है। टेबल इसका आंसर है, पूरा टेबल। 6 गैसेस बताई हुई हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैस और वाटर वेपर्स। सेकंड पैराग्राफ में है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर जो है वो चेंज होंगी प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन। जैसे ही मौसम की तब्दीली आएगी तब चेंज होगी। दिन ब दिन भी चेंज हो सकती हैं गैसेस। उसके अलावा दिन से जब रात होगा तब भी गैसेस चेंज हो सकती हैं।
अब उनकी परसेंटेज उन्होंने टेबल पे दिया तो ये याद करनी है। नीचे येलो बॉक्स है। इन्वायरमेंटल साइंस को हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, ये हमें क्या बताती है कि इकोसिस्टम और ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। तो ये एमसीक्यूज के लिए है येलो बॉक्स। कल को हमने करना है एयर पोल्यूटेंट्स वाला टॉपिक। येलो बॉक्स एमसीक्यूज के लिए है। बंद करो।